बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आईएनपी के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, कुछ बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे और जिन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते हैं। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्यू वैल्यू है, एंडोअर्जिक, एक्सोअर्जिक और प्रोसेसेस हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन। अब तक हम लोग देखते आए हैं न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी। न्यूक्लियर रिएक्शंस से आप फेमिलियर तो होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए जिनकी। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, हमारे जहन में ये बात आती है कि कोई भी चेंज जो है वो उसके स्ट्रक्चर में जो है चेंज इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जब कोई चेंज आती है इसमें तो ही आप कहते हैं कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। ये कैसे इनिशिएट होता है ये भी आप लोगों को पता है कि जब हम उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर जब हम लोग फॉल करवाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या आप कह लें कि अल्फा पार्टिकल्स हम लोग उस पर फॉल करवाएं, तो ड्यूट्रॉन्स वगैरह भी इस तरह के पार्टिकल्स जब हम लोग इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो अगर तो उसके पास से कहीं से गुजर जाएं, उसके साथ इंटरेक्शन ना करें, तो फिर आप कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हुआ। जब उसके अंदर एंटर होके उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले या उसके अंदर जाके ये कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो उसके बाद जो होता है अमल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो आपने इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं ये इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, और तो कोई रीज़न समझ में नहीं आती। इनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो इन सब के पास, ताकि वो इसके साथ न्यूक्लियस के साथ जाके इंटरेक्ट कर सकें। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होना जो है वो ज़रूरी है। दूसरा ये कि टारगेट न्यूक्लियस के साथ उनको इंटरेक्शन, उनका जो है वो इंटरेक्शन या इन्फ्लुएंस इनका होना इसके साथ ज़रूरी है। अगर ये वैसे इंटरेक्शन भी नहीं करते, इन्फ्लुएंस भी नहीं करते, इसके अंदर से भी इवन होकर गुजर जाते हैं, तो फिर आप नहीं कहेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। ये हम देखेंगे आगे कि ये अंदर से होकर अगर निकल जाए और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, तो आप इसको कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ। यानी इनको इंटरेक्शन करना चाहिए या किसी भी सूरत में इस न्यूक्लियस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस होगा। अब जो पार्टिकल्स आप इसके ऊपर फॉल करवाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, तो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इलास्टिक कोल्यूजन हो सकता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको इन चीज़ों का पता है। सेकेंडली ये कि इन इलास्टिक हो सकता है, कोल्यूजन हो सकता है। और तीसरी ये कि ये इसके साथ जाके इंटरेक्शन करें और फिर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हो, और उसको आप कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन हुई है या ट्रांसम्यूटेशन हुई है। डिसइंटीग्रेशन मीन कि आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस का आपके पास स्ट्रक्चर था उसको आपने चेंज किया, तो उसको आप डिसइंटीग्रेशन या ट्रांसम्यूटेशन आप ये कह सकते हैं। यानी इलास्टिक कोल्यूजन अगर होगी तो फिर इलास्टिकली वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। उसको आप इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। अगर इलास्टिक कोल्यूजन हुआ तो फिर जो पार्टिकल स्कैटर कर जाएंगे उनको आप इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। इन इलास्टिक इंटरेक्शन हुआ तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और अगर उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस किया या उसके साथ इंटरेक्शन किया तो आप इसको डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। अब आप ये देखें कि जब ये इंटरेक्शन का होता है, ये दो बातें तो हो गई। अगर ये ना हुआ तो फिर जाहिर है वो नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब जब रिएक्शन टेक प्लेस हो गया, इनिशिएट हो गया, वो इसके अंदर थोड़ा ठहर गए, इसको डिस्टर्ब किया इन पार्टिकल्स ने, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस
obey some principles, तो जिन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते हैं वो आपके पास हैं 5, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्शन वो फॉलो करते हैं। तो वो देखते हैं कि 5 रिएक्शंस कौन कौन से हैं, 5 प्रिंसिपल्स वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक बिल्कुल आप देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसे कंजर्व होना चाहिए। आपके पास जितने प्रोटॉन्स इनिशियली हैं आपके पास फाइनली भी उतने ही होने चाहिए। यानी आपके इंटरेक्शन से पहले जितने टोटल प्रोटॉन्स, टोटल भी लिख लेती हूँ मैं, जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो इसमें है कि टोटल प्रोटॉन्स इनिशियली इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन्स फाइनली। मीन्स कि अगर आपने प्रोटॉन्स के ऊपर फॉल भी करवाया है और प्रोटॉन के साथ आपने न्यूक्लियस का इंटरेक्शन करवाया है, तो जो इनिशियली रिएक्शन से पहले जाहिर है जितने प्रोटॉन्स है फाइनली भी उतने प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो ये हो गया आपका। और प्रोटॉन्स चूंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम इसे कहेंगे कि कंजर्व होना चाहिए। सेकेंडली है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या मतलब कि जितने न्यूक्लियॉन्स आपके पास रिएक्शन से पहले थे टोटल, मतलब इंसिडेंट प्लस जो आपके न्यूक्लियस के अंदर थे, या हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं ना, ठीक, जो न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे या आपने उस पर इंसिडेंट जो करवाए, वो टोटल जो है इनिशियली और बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। होप ये आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, तीसरी बात है आपके पास मैस एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए। ये वो लॉज हैं जो ये फॉलो करते हैं मैस एनर्जी कंजर्वेशन। इसका ये मतलब है कि हमने ये तो देखा है ना कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान आपको पता है कि एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो जाती है, या मैस जो है वो, जब आपने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था तो आपने देखा था कि मैस जो है वो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाता है और कम भी हो जाता है। तो वो एनर्जी मैस वाली ये इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करती है। तो इसमें यह है कि आपका मैस एनर्जी टोटल जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू मैस एनर्जी। अगर आपका फाइनल, अगर आपका मैस जो है वो एनर्जी प्लस मैस, रेस्ट मैस शुड बी इक्वल टू, यानी ये बिफोर एनर्जी प्लस मैस आफ्टर। आप ये देखें कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने कुछ एनर्जी दी, तो मैसेज ऑलरेडी मौजूद थी, जब रिएक्शन हुआ तो उसके बाद मैसेज में कुछ चेंज आया, ठीक है, कम हो गई फ़र्ज़ करें तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैस एनर्जी का ऊंच नीच जो है वो चलती रहती है, लेकिन टोटल जो है आपकी मैस प्लस एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मैस प्लस एनर्जी, टोटल मैस एनर्जी आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो ये था तीसरा वाला प्रिंसिपल जो ये फॉलो करते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपके पास वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो
मेरा ख्याल है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो फॉलो ना करता हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंगुलर, यानी दोनों मोमेंटम जो है वो कंजर्व होते हैं, ठीक है। मोमेंटम आपने पता होगा कि जैसे आपने देखी थी चीज़ें, जब कॉम्पटन इफेक्ट में भी आपने पढ़ा था कि एक फोटॉन आके फॉल करता है अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फिर उसमें हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जो है वो एनर्जी हम लोगों ने लगाया था। तो इसी तरह जब आपका बिफोर आपके कुछ पार्टिकल्स आके उस पर फॉल करवाते हैं, अगर आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोई उसकी इंटरेक्शन करवा रहे हैं, कोई चीज़ फॉल करवा रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास जो इस रिएक्शन के नतीजे में आपको जो चीज़ें मिलेंगी बाद में, उन सब का यानी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है सारी चीज़ों का शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर। तो वो मोमेंटम लीनियर भी हो सकता है और वो मोमेंटम एंगुलर भी हो सकता है। तो ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन जिनको फॉलो करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ जो ये है आपका कुछ डेफिनेशन जो मैंने आपको कही थी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आती है क्यू वैल्यू, आगे से शुरू करते हैं। क्यू वैल्यू, हम एक जनरल सा न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं ज़रा। इसमें आप देखें कि हमारे पास सपोज इस इंसिडेंट है, कोई भी पार्टिकल हम करवा रहे हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसके साथ हम इसका इंटरेक्शन करवाना चाह रहे हैं। इसका मैस m1 कर लेते हैं, इसकी एनर्जी E1 कह देते हैं। इसका मैस m2 और इसकी एनर्जी E2, ठीक है। ये रेस्ट पे भी हो सकता है, ये मूव भी कर सकता है, ठीक है। इंडक्शन हमने करवा दिया। उसके बाद क्या है कि आपका जो आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना देते हैं। इसका हम कह देते हैं M4 और इसकी एनर्जी E4 प्लस प्रोडक्ट में आपके पास कुछ छोटे मैसेज भी निकलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम कह देते हैं M3 और एनर्जी E3, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट कोई एमिटेड आपके पास वो है पार्टिकल है कोई, और ये आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपको मिला, ये कह देते हैं इंसिडेंट है और ये टारगेट है, ठीक है। ये इंसिडेंट हमने इसके टारगेट के ऊपर फॉल करवाया, ये इनकी एनर्जीज हैं और ये इनके मैसेज हैं। तो ये फर्ज कर लेते हैं कि हम ये E2 की एनर्जी जो है वो 0 थी, ठीक है। ये फर्ज सिंप्लिसिटी के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, इस तरह ज़रा हमारी क्वेश्चन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगाएं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। ये E1 M1C, ये देख रहे हैं आप, ये एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और ये इसकी रेस्ट मैस एनर्जी है। ये चीज़ ज़हन में रखें आप कि हमने टोटल एनर्जी की बात करनी है। तो ये इसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये इसकी रेस्ट मैस एनर्जी है, प्लस E2 इस टारगेट की ये काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मैस एनर्जी, ठीक है ना। ये M E इज इक्वल टू MC² आपने किया हुआ है रेस्ट मैस एनर्जी के लिए, ये चीज़ें जहन में रखें ना, ठीक हो गया। ये E2 M2C² इक्वल्स टू, अब हम लोग इसके लिए करेंगे इनके प्रोडक्ट के लिए M3 से इसके एमिटेड प्लस E3 प्लस M3C² प्लस E4, ये हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ना इस तरह से, E4 M4C², ठीक हो गया। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। अब ये देख रहे हैं ये टोटल एनर्जी बिफोर, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जीज दोनों की इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज प्लस उनकी रेस्ट मैस एनर्जीज। तो यहाँ हम लोगों ने E2 को कंसीडर किया हुआ है 0, ठीक है। ज़रा हमारी इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी,
नॉर्मली यही होता है कि आपका न्यूक्लियस हम उसको रेस्ट पे कंसीडर करते हैं, वो रेस्ट पे होता है और उसको हम लोग उसके ऊपर कोई भी जो है वो टारगेट उसको उसके ऊपर फॉल करवाते हैं ना पार्टिकल। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट मैस एनर्जी सारी एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। m1c² प्लस m2c² माइनस m3c² प्लस m4c², ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने एनर्जीज, ये वाली सारी एनर्जीज, E2 हमने ज़ीरो कह दिया था, ये आपके पास आ गया E3 प्लस E4 माइनस E1। ये हम लोग ने रीअरेंज कर लिया। तो अब आप ये देखें कि अगर हम C जो है वो उसको यहाँ से कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M3 प्लस M4 c² E3 प्लस E4 माइनस E1, ठीक हो गया। आप ये कह सकते हैं कि ये इनिशियल मैस है और ये फाइनल मैस है, हम कह सकते हैं, बल्कि ये है मैस इनिशियल माइनस मैस फाइनल इंटू c² इक्वल्स टू ये एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन को हमने रीअरेंज किया है। ये आप देखिए, इनिशियल मैसेज हैं, ये फाइनल मैसेज हैं, ये हमने इनको ऐसे लिख दिया, ये फाइनल एनर्जीज हैं और ये इनिशियल एनर्जीज हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी का डिफरेंस है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड द इनिशियल या बम्बार्डिंग पार्टिकल, ठीक है। यानी आपकी ये जो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जीज हैं माइनस आपकी, क्योंकि ये टारगेट की तो हमने ज़ीरो कंसीडर की थी ना, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो आपने बम्बार्टमेंट की है जिन एलिमेंट्स की, ये उनकी पार्टिकल्स की, ये उनकी एनर्जी है, माइनस जो आपका प्रोडक्ट है टोटल उसकी एनर्जी है। तो इसको आप कहते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है? जो आपके पास प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जीज हैं उनका डिफरेंस विद द इंसिडेंट या जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, इनका डिफरेंस जो है वो आपके पास क्यू वैल्यू होता है। और क्यू वैल्यू आप इसके इनके मैसेज में भी डिफरेंस आप देख रहे हैं, रेस्ट मैस एनर्जीज में भी, इनफैक्ट ये एनर्जीज का ही डिफरेंस है। क्यू वैल्यू जो है वो इनफैक्ट डिफरेंस इन एनर्जी है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए ना, एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपकी ये वाली फाइनल जो है वो ज़्यादा है, फाइनल वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है और इंसिडेंट की एनर्जी कम है। और अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट की ज़्यादा है और ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इनकी एनर्जी कम है। तो इससे आपको क्या बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि आपका ई फाइनल जो है दैट इज ग्रेटर देन ई इनिशियल। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपकी फाइनल एनर्जीज आर ग्रेटर देन इनिशियल या इंसिडेंट एनर्जीज। तो इसका मतलब है कि आपके पास पहले एनर्जी कम थी और बाद में एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले एनर्जी सिस्टम के पास कम थी और बाद में सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसने एनर्जी रिलीज की। देखें, इनिशियल एनर्जी कम और फाइनल ज़्यादा, इसका मतलब है कि इसने एनर्जी रिलीज की है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको आप कहते हैं एक्सोर्जिक। जिसमें से एनर्जी, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उसको आप कहते हैं एक्सोर्जिक। और अगर आपकी क्यू वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपकी
इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है। इनिशियल अगर ज़्यादा है, ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, तो फिर आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में आपने पहले ज़्यादा एनर्जी दी इसको, बाद में इसके पास एनर्जी कम है, इसने एनर्जी खाई। जिस रिएक्शन में एनर्जी कम हो जाए बाद में, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आपको एनर्जी देनी पड़े, उसको कहते हैं एंडो अर्जिक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशंस देख ली क्यू वैल्यू की, एंडो अर्जिक और एक्सो अर्जिक प्रोसेसेस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस और एंडो अर्जिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, आपको शायद याद हो। थ्रेशोल्ड हम लोगों ने एनर्जी उसमें भी पढ़ी हुई है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट a nuclear reaction is called threshold energy। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि मिनिमम एनर्जी जितनी आपको चाहिए। तो जाहिर है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए मिनिमम एनर्जी कोई ना कोई तो चाहिए। ऐसे तो नहीं कि कुछ भी आप उसको एनर्जी का पार्टिकल उसके ऊपर फॉल करवाएं और कुछ भी कर लें तो शुरू हो जाता है। ये जाहिर है इनके लिए काफ़ी सिस्टमैटिक हम लोगों को चलना पड़ता है। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस सेक्शन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब होता ये है कि जब आप पार्टिकल फॉल करवाते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, पार्टिकल्स भी आप जो फॉल करवाते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपको मैंने भी पहले बताया था, जैसे प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इंसिडेंट पार्टिकल आपके पास अगर प्रोटॉन है तो कॉमन सेंस भी ये कहती है कि जब वो न्यूक्लियस से जाके रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन्स करेंगे जाके तो उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा, अल्फा पार्टिकल्स करेंगे तो उनका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये जो है ना क्रॉस सेक्शन किसी का अगर आप डिफाइन करने का मतलब ये है कि हम लोग मैथमेटिकली एक बताते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी इस प्रोबेबिलिटी को अगर आप मैथमेटिकली लिखें, अगर आप रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली कि किसी क्रॉस सेक्शन किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको आप कहेंगे क्रॉस सेक्शन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये आपको समझ में आ रही है बात कि किसी भी प्रोसेस के होने की प्रोबेबिलिटी वेरी कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने इंसिडेंट पार्टिकल क्या है आपके पास और टारगेट आपके पास कौन सा है। तो ये चीज़ वेरी करती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फॉल करवा देंगे तो एक ही न्यूक्लियस के ऊपर आप ये तीनों अलग अलग फॉल करवाएंगे तो तीनों को वो रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा और फ़ौरन से रिएक्शन हो जाएगा और कोई मसला नहीं होगा। तो सबके लिए ये डिफरेंट है। तो इसलिए क्रॉस सेक्शन जो है वो सब न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। यानी एक ही न्यूक्लियस के ऊपर आप डिफरेंट पार्टिकल्स फॉल कराएं तब भी ये डिफरेंट होगा, उसके होने की न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। और अगर आप सिर्फ एक पार्टिकल को आप डिफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर फॉल करवाएंगे तो भी उसके लिए
उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। तो उसको मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आप उसको क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी एरिया है, ठीक है ना, यानी इमेजिनरी एरिया ऑफ टारगेट आप कह सकते हैं इसको, दैट कैन रिएक्ट विद इंसिडेंट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एक इमेजिन कर रहे हैं आप कुछ एरिया, तो आपका जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और न्यूक्लियर रिएक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिफरेंट होते हैं। मसलन अगर आपके पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका न्यूक्लियस इतना सा है, ठीक है, न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, जब आप उसके ऊपर कोई इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करवा रहे हैं तो वो पार्टिकल अगर यहाँ से भी गुजर रहा है तो भी वो इसकी तरफ आ जाएगा और इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। वो पार्टिकल अगर यहाँ से भी गुजर रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। फर्ज करें कि ये न्यूट्रॉन है या कोई इस तरह से है, तो वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ दूर से गुजरता हुआ भी उसकी तरफ वो उसका झुकाव हो जाता है और इंटरेक्शन आपका हो जाता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि इस मामले में न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन ये है, यानी न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस ये है, और ये रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन है, यानी इतने एरिया में से भी कोई पार्टिकल गुजर रहा था तो उसके साथ इसका रिएक्शन हो गया। तो फिर ये सारा क्या होगा, आपका क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपको शायद बात समझ में आ गई हो कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन और रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में फ़र्क है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसके सामने से जो गुजर रहे हैं इस तरह से पार्टिकल आप इस पर फॉल करवा रहे हैं तो वो सब के सब इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करते, चंद एक थोड़े से जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, इतने से इंटरेक्शन करेंगे और बाकी सारे जो हैं वो इसके अंदर से होके गुजर जाएंगे, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे या बाहर से स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है ना, या स्कैटर कर जाएंगे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, या फिर इसके अंदर से भी अगर वो होंगे उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि बगैर इसको डिस्टर्ब किए वो गुजर के जा सकते हैं। तो फिर इस मामले में आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ये है, ज़्यादा है, और इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन वो ये है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, आपके पास एक स्लैब है, इसका जो एरिया है आपके पास ये वाला, ये इसका जो थिकनेस है वो आपके पास dx है, ठीक है। ये साइड जो आपकी है वो ए है। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्ज करो हम क्या लेते हैं कि n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सारे में। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन हम किस तरह निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन इसका है ए, थिकनेस है dx, और आपके पास अगर पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर आप एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लें। आपको मैंने पहले बताया था पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लें तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ADX ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है ना। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो टोटल वॉल्यूम इसमें कितने होंगे NaDX, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि हर न्यूक्लियस का, हर उसका पार्टिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है तो सारों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? मैं कह सकती हूँ ये देखें, ये थिकनेस है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और हर पार्टिकल का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है तो सारे वॉल्यूम में सब के सब पार्टिकल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? सिग्मा एन डी एक्स ए। ये आपको आई होप समझ आ गई है, ठीक है। तो अब हम लोग एक जनरल सी एक बात करते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स मैं ये बात करती हूँ कि ये सारे पार्टिकल्स जो इसके ऊपर हम कुछ पार्टिकल्स फॉल करवाते हैं, ठीक है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हमने पार्टिकल्स फॉल करवाए, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्ट तो नहीं करेंगे। मैं ये कह देती हूँ कि डी एन पार्टिकल्स जो है ना वो इंटरेक्ट करेंगे सिर्फ। तो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के और जो इंसिडेंट टोटल पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो रेशो है वो मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन या ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन भी होता है। यानी इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन। आपको याद है ना भी इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया कि अगर ये टोटल है तो अगर इंटरेक्शन इतना है तो फिर आप टोटल ये टोटल क्रॉस सेक्शन है और ये इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन है सिर्फ। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन आपका इसमें होगा और ये इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जो रेशो इन दोनों के बीच में है वही रेशो इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन के बीच में भी वही रेशो है। ये बात हम कह सकते हैं। ये हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था डीएन है। टोटल हमारे पास सपोज एन पार्टिकल्स हमने फॉल करवाए, ठीक है। इंटरेक्शन क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या है? ये जो हमने भी निकाला है इसके इस स्लैब के लिए सिग्मा एन ए डी एक्स, ठीक है। और इसका टोटल अपना क्रॉस सेक्शन कितना है वो हमने बताया। आप ये देख रहे हैं इसका ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, ठीक हो गया। तो ये ए से कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया सिग्मा एन डी एक्स डी एन ओवर एन, ठीक है। ये तो था इस छोटी सी स्लैब के लिए। अगर ये स्लैब, मैं ये कहती हूँ कि ये स्लैब इनफैक्ट एक बड़ी स्लैब का पार्ट है, ठीक है। ये एक बड़ी स्लैब है। इनफैक्ट इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया था। ये dx मैंने कंसीडर किया था। तो अब ये टोटल क्या है इसका? x है, ठीक है। यानी मैंने ये छोटा सा पार्ट कंसीडर किया यहाँ पे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a था और एक छोटा सा हमने उसका बारीक सी एक स्लिट ले ली थी। अब अगर मैं टोटल की बात करूंगी तो फिर सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस पे हम लिमिट लगाते हैं। फर्ज करें इंसिडेंट पार्टिकल मैं कहती हूँ कि n नॉट है जो हमने टोटल फॉल करवाए, ठीक है। और उसके बाद dn पार्टिकल्स ने इंटरेक्ट किया तो हमारे पास पार्टिकल्स इंसिडेंट्स में से कितने बच गए? n बच गए। ये लिमिट्स अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है, ये आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस n सिग्मा x। ये x का x आ जाएगा। ये आपका, तो ये क्या है आपके dn पार्टिकल ने इंटरेक्ट किया, ठीक है ना। dn जो है वो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं जिन्होंने, जब आपने n पार्टिकल्स फॉल करवाए, ठीक है, तो dn पार्टिकल्स ने इंटरेक्शन किया, ठीक है। और बाकी कितने बचे आपके पास यहाँ पे? n पार्टिकल्स, n नॉट आपने फॉल करवाए, dn ने इंटरेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास जो बचने वाले पार्टिकल्स हैं वो n हैं।
रिमेनिंग पार्टिकल्स आपके पास n है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई उन पार्टिकल्स के लिए जो आपके पास रिमेनिंग है, जो बच के बाहर निकल आए। n0 आपने फॉल करवाए, उसमें से dn ने इंटरैक्ट किया और आपके पास n जो है वो रिमेनिंग पार्टिकल्स बचे जो बाकी यहां से दूसरी तरफ से बाहर निकल गए। तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इसको आप कह सकते हैं कि सर्वाइविंग पार्टिकल्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास सर्वाइविंग पार्टिकल्स, ठीक हो गया। तो ये इसकी यूनिट आपके पास बार्न है, ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वाड्रोपोल उसमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज में। और ये इस 1 बार्न आपको पता है किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा ये कि अब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट इंसिडेंट पार्टिकल्स के लिए और डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट होते हैं। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो मैं यहाँ लिखती हूँ, ये इक्वेशन हमारे पास जो सर्वाइविंग पार्टिकल्स की है, दैट इज n इज इक्वल टू n0 माइनस n सिग्मा x। तो ये आप देख रहे हैं कि ये थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है, यानी सर्वाइविंग पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं वो आपके पास स्लैब की थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है। जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, माइनस का साइन है ना, जितनी थिकनेस आपकी ज्यादा होगी उतने आपके पास सर्वाइविंग पार्टिकल्स कम होंगे। थिकनेस ज्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है कि इंटरैक्शन का क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा पार्टिकल्स इंटरैक्ट करेंगे और आपके पास पीछे बचने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कम रह जाएंगे। तो ये था न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो ये आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया।